हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो समय मिला है, परीक्षाएं हमारी टल गई हैं, उन समय का आप भरपूर सदुपयोग करके अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। और चलिए चलते हैं, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया है और आपकी तैयारियों को थोड़ा धार देते हैं और सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। फ्रेंड, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बहुत ही बेनिफिट होता है। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व किए रहते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ भी जाते हैं और क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हम अपनी सफलताओं को दर्ज कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए आपका समय न लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? ए. बृहत कथा, बी. काव्यमीमांसा, सी. अमरकोश, डी. स्वप्नवासव दत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे जुड़े जो तथ्य हैं हम उनको देखते हैं। प्राचीन जो अमरकोश संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान अमर सिंह की रचना है। अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। बृहत कथा गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में रचित काव्य है। स्वप्नवासव दत्ता के रचयिता भास एवं काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, मौर्य वंश, महाजनपद काल और गुप्त काल, तथा डी है वर्धन काल। तो जो घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह है, इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। इससे जुड़े तथ्यों को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बारे में जो तथ्यों को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उससे बेनिफिट ये होता है कि हमें एक क्वेश्चन के साथ 2-4 क्वेश्चन और मिल जाते हैं और जो परीक्षाओं की तैयारियों में या परीक्षाओं में हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो देखते हैं, इस तथ्यों पे फोकस करते हैं। प्राचीन भारत में मंडल कूपों का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मंडल कूप ऐसे कूप हैं जिन्हें सेरेमिक के छल्लों को एक दूसरे के ऊपर करके बनाया जाता था। मंडल कूपों का उपयोग नालियों और कूड़ों के ढेर के रूप में भी किया जाता था। कभी कभी ये शौचालय के रूप में प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा विहार की स्थापना की गई थी। दूसरा, यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। ए, केवल एक सत्य है, बी, केवल 2 सत्य है, सी, न तो एक सत्य है ना ही 2, डी, 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सत्य है। इससे जुड़े तथ्यों पर फोकस करते हैं। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। बख्तियार खिलजी द्वारा यह महाविहार नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? चूलमणि वर्मन, बालपुत्र देव, धर्मवंश, पनंगकर्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पनंगकर्ण। कालसन मंदिर 8वीं सदी में निर्मित एक बौद्ध मंदिर है जो जावा, इंडोनेशिया में स्थित है। कालसन शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण शैलेंद्र वंशीय राजा तेजपुराण पनांगकरण द्वारा कराया गया था। इसे कैंडी बेनिंग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अठारह में विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह संथालों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो प्रिंट नहीं हो सका है। इसमें सही आंसर है पहले मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। इसका जो कालक्रम है वो इसी प्रकार है। पहले मेरठ, दूसरा बरेली, तीसरा झांसी और चौथा कोटा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। वन, 2, 3 और 4 इसका जो कालक्रम है वो यही है। 1, 2, 3, 4 इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1857 का विप्लव 10 मई सन 1857 में मेरठ से प्रारंभ हुआ। मेरठ से शुरू हुए विद्रोह की खबर 14 मई सन 1857 को बरेली पहुंची। 31 मई को जब अंग्रेज सिपाही चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तब सूबेदार वक्त खान के नेतृत्व में 18वीं देशज रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। झांसी में जून 1857 एवं कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1846, 1847, सी 1856, डी 1857। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1847 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। रुड़की में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1847 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी।
इसे स्वतंत्र भारत का प्रथम अभियांत्रिकी कॉलेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, अरविंदो घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। अपना उत्तर निम्न कूटों की सहायता से दीजिए। ए 1 2 3 4, बी 1 और 3, सी 1 और 4, डी 1 2 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है डी। एक, दो और 4, इसे एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी, जिसके द्वारा द रिवोल्यूशनरी नामक पैम्फलेट का प्रकाशन किया गया। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक थे। अरविंदो घोष इसके संस्थापक नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी कांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? ए, उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सौ है, जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक के एक पुस्तक प्रकाशित की। बी, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। सी, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। डी, उन्होंने फारसी में तोहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जुड़े तथ्यों को हम एक्सप्लेन करते हैं। राजा राम मोहन राय ने सन 1820 में द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक लिखी, जिसे 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयासों से प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का डिस्पैच, रेले आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
इसकी कुछ अन्य सिफारिशें भी थीं, जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की भांति बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण आर, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाई। उपर्युक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन जो दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया, जो दोनों सही है, लेकिन ए और लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अलग अलग तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब के काल के लेखकों में उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम आलमगीरनामा, बी है मोहम्मद साकी खुलासा उल तवारिख, सी भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा, डी ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। खुलासा उल तवाखीर की रचना सुजान राय द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन है। शिवाजी के शासन में या प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे सैन्य मामले, बी दान धर्म संबंधी मामले, सी न्याय संबंधी मामले, डी पत्राचार संबंधी मामले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दान तथा धर्म संबंधी मामले। इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं, उसमें फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो शिक्षा है जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। तो चलते हैं, इसके तथ्यों पे फोकस करते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। देखिए, इनके जो पद थे और इनके पदों की और कार्यों की चर्चा करते हैं। पेशवा होते थे, यह मंत्रियों का प्रधान था। दूसरा है आमात्य राजस्व संबंधी मुद्दे को देखता था। तीसरा है वाकियानवीस राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। चौथा है सचिव, जो पत्र व्यवहार
उसका विभाग पत्र व्यवहार का था। 5वां है सुमंत, जो विदेश मंत्री होता था। 6वां सेनापति, सैनिक प्रधान होता था। 7वां पंडित राव, दान तथा धर्म संबंधी मामले को देखता था। 8वां है न्यायाधीश, जो कानूनी मामले को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची सेकेंड, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, सूची सेकेंड शासकों को सुमेलित करती है जिनके शासन में उद्यान बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आराम बाग, आगरा, बाबर। दूसरा है निशात बाग, श्रीनगर, अकबर। तीसरा है शालीमार बाग, लाहौर, शाहजहां। चौथा है पिंजौर बाग, पंचकुला, औरंगजेब। तो जो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें से ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दूसरा, यानी कि निशात बाग श्रीनगर का अकबर नहीं बनवाए थे। जो निशात बाग का निर्माण नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान द्वारा कराया गया था। निशात बाग उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हर्ष उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। – 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? 66.11%, 70.50% और 79.19% और 79.50%। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 66.11%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 79.2% एवं महिला साक्षरता दर 52.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। यह किस देश में आयोजित हुआ था? भारत, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय विषय वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2021 में फिजी में होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का क्या नाम है? ए, बड़ी उड़ान, बी, गगनयान, सी, विराट उड़ान, डी, अंतरिक्ष विजय।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। गगनयान वर्ष भारतवर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा, जिसका नाम गगनयान है। यह 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ 7 दिनों तक 400 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्ताईस अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी? देहरादून तथा लखनऊ, देहरादून तथा दिल्ली, शिमला तथा दिल्ली, चंडीगढ़ तथा दिल्ली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून तथा दिल्ली। स्पाइस जेट द्वारा संचालित भारत की प्रथम बायोजेट फ्यूल द्वारा परीक्षण उड़ान देहरादून तथा दिल्ली के मध्य संचालित की गई थी। इस हेतु 75% टरबाइन ईंधन एवं 25% बायोजेट ईंधन का प्रयोग किया गया। यह उड़ान बम्बार्डियर Q400 मॉडल के वायुयान द्वारा भरी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए वर्ष 2017 का व्यास सम्मान दिया गया? ए है मुन्नू भंडारी, बी डॉक्टर सुनीता जैन, सी ममता कालिया, डी मृदुला गर्ग। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। वर्ष 2017 में दुखम सुखम हेतु ममता कालिया को यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2018 में यह सम्मान लीलाधर जगूड़ी को उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम एवं वर्ष 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? अमरावती आंध्र प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, रांची झारखंड, कटक उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, अमरावती आंध्र प्रदेश। विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। इसका संचालन भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देगा। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। बी, इसकी जो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। सी, इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। डी, इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती है। इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
जब कोई पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि एवं स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? द्रव्यमान यम तथा चाल भी, बी द्रव्यमान 3m तथा चाल 2v, सी द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v, द्रव्यमान यम तथा चाल 4v। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, ए 40%, बी 30%, सी 20%, डी 10%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10%। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की 10% औसत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 36, 46, 96। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी 46। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं, अतः कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और एवं मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा दोनों में अलग होता है, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एवं पटाऊ सिंड्रोम आदि गुणसूत्रों में विपथन का परिणाम है। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है अध्यात्मात्मक प्रणाली से, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य से, सी संसदीय प्रणाली से, डी गणतंत्र वाद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसदीय प्रणाली से। वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटेन में विकसित होने वाली शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। भारतीय संविधान में अंगीकृत संसदीय प्रणाली इसी मॉडल पर आधारित है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है: आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह युक्ति को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर जोड़ा गया। भारत में अभी तक केवल 3 बार 1962, 1971, 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ की परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है: राष्ट्रपति के प्रति, बी संसद के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75
स्पष्ट रूप से 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों हेतु लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। जब लोकसभा मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1994, 1984, 1993, 1995 और 1999। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1999। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसे ही कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो ऑप्शन नंबर डी ही उससे निकटतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2005, 2010, 2000, 2020। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2010। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु की गई। इसके तहत वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में इसका विलय समग्र शिक्षा अभियान में कर दिया गया। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है? सरकार, नागरिक, व्यापार, लाभार्थी समूह और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। इसका लक्ष्य सरकार, नागरिकों व व्यापारियों के साथ साथ अन्य लाभार्थी समूहों तक भी अनुक्रियाशील, तीव्र एवं जनोन्मुखी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 7 नवंबर सन 1950 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB का आरंभ हुआ
2001, 2002, 2003, 2004। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2004 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की स्थापना किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में की गई थी। इसका सूत्र वाक्यशीलम परम भूषणम है। भारत में ऐसे कुल 5 स्कूल हैं। RMS बेंगलुरु कर्नाटक, RMS अजमेर राजस्थान, RMS बेलगाम कर्नाटक, RMS चायल हिमाचल प्रदेश, RMS धौलपुर राजस्थान। जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।